गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 17 सितंबर पे पहुंच चुके हैं। आई होप आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा फॉर द 100K प्लस सब्सक्राइबर्स। और अब हमारी फैमिली जो है 112K तक पहुंच चुकी है। 1,12,000 से ज्यादा मेंबर्स हो चुके हैं नेटवर्क फैमिली के। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस। चलिए टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन फाइटोप्लैंक्टन्स को डिस्कस करेंगे, सिडबी के ऊपर भी एमसीक्यू है, वर्टिब्रा को डिस्कस करेंगे, देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में भी आर्टिकल दिया हुआ था, माउंट एवरेस्ट को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एडजमेंट मोशन जो पॉलिटी का इशू है उसको देखेंगे। इम्पैक्ट 2020 को डिस्कस करते हुए हम क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी के पास जाएंगे और सिम्स इनिशिएटिव को डिस्कस करके ये पूरे का पूरा लेक्चर को हम रिवाइज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, तो आप लोगों में से जो भी कंटेंट क्रिएटर हिंदी इंग्लिश किसी में भी और साथ में हिंदी ट्रांसलेशन इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो netmockprep@gmail.com के ऊपर अपना रेज्यूमे भेज सकते हैं। अगर आपका कोई वीडियो है वो भेज सकते हैं। अगर आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया हुआ है तो उसका एक सैंपल भेज सकते हैं। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन को जब वो प्रेस करेंगे तो उससे नोटिफिकेशन उनका कोई मिस नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम लोग जो भी यहां पर वीडियोस डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और करंट अफेयर्स हो, लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, जिसके भी एमसीक्यूज इस चैनल पर डाले जाते हैं वो एमसीक्यूज आपके मिस हो जाएंगे। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को वहां पर सेट कर लीजिएगा ताकि इस चैनल के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए, मार्किंग स्कीम को आप जानते हैं कि आप 6 या 6 से ज्यादा आपको क्वेश्चन को करेक्ट करना है। लेस देन 6 अगर आपका आता है तो आप उस मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए। मान लीजिए आपने 2 स्कोर किया या 3 किया या इवन 0 भी किया तो आप 0 को लिख दीजिए। उसके बाद दोबारा से अटेम्प्ट करिए, अपने कमेंट पे जाइए, उसमें एडिट का ऑप्शन होगा, एडिट को सिलेक्ट करिए और फिर उस 0 को 10 से रिप्लेस करिए। ठीक है, तो जितना भी स्कोर आया आपका उसे लिखिए और 1 घंटे के बाद दोबारा अटेम्प्ट करिए इसे और देन योर स्कोर शुड बी 10। तो उसके बाद आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। अभी रिसेंटली ये न्यूज में थी, क्यों थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज द फर्स्ट अरब इजरायली पीस डील इन 26 ईयर। 26 सालों में अरब और इजराइल की एक पीस डील है। इजिप्ट वॉज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन अ पीस डील विद इजराइल इन 1970। तो इजिप्ट जो था अरब कंट्रीज के अंदर पहला ऐसा देश था जिसने इजराइल के साथ पीस डील को साइन किया था। हो सकता है जॉर्डन साइंड अ पीस पैक्ट इन 1994। तो जॉर्डन ने जो पीस पैक्ट था 1994 में साइन किया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड जो है एक अरब इजरायली पीस डील है जो कि 26 सालों में पहली बार करी जा रही है। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट ठीक है। अब इस अब्राहम अकॉर्ड के बाद होगा क्या, इट विल ओपन द डोर फॉर मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया के अंदर जितने मुस्लिम्स हैं उनके लिए क्या चीज ओपन हो जाएगी कि वो हिस्टोरिक साइट्स, इजराइल के अंदर काफी सारी ऐसी हिस्टोरिक साइट्स हैं जो कि मुस्लिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे काफी सारी मॉस्क हैं, एक अल अक्सा करके मॉस्क है वहां पर, उसमें भी वो पीसफुली प्रे करने के लिए जा सकेंगे। ये अल अक्सा जो मॉस्क है जेरूसलम में है, 3rd होलीएस्ट साइट इसे इस्लाम के लिए माना जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या इजिप्ट जो है वो फर्स्ट अरब स्टेट था टू साइन द पीस डील विद इजराइल। तो यस, इजिप्ट जो था वो पहला अरब स्टेट था जिसने इजराइल के साथ पीस डील साइन करी थी। बट इट वाज साइंड इन 1979, 1970 में नहीं, 1979 में साइन करी गई थी। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि जॉर्डन ने 1994 में ये पीस पैक्ट जो था साइन किया था इजराइल के साथ। तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो अब्राहम अकॉर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा कथन सही है आपका। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स फाउंड इन वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज में ये फ्लोट करने वाले काफी छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। सेकंड, दे रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय एब्जॉर्बिंग ह्यूमन इंड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे ये ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिड्यूस करते हैं, CO2 जो होता है ह्यूमन इंड्यूस, जो कि मानव के द्वारा फैलाया हुआ CO2 है, उसको अब्जॉर्ब करके करते हैं। दे सर्व एज बायो इंडिकेटर्स रेगुलेटिंग लाइफ इन ओशन। ये क्या करते हैं, ये बायो इंडिकेटर्स के तौर पे काम करते हैं और जो ओशन के अंदर लाइफ होती है उसको रेगुलेट करते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली इनकॉइस ने, दैट इज
ये क्या है? अ टीम ऑफ साइंटिस्ट है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इन्होंने एक टेक्निक कह सकते हैं डिस्कवर किया है, एक वे आउट जो है वो डिस्कवर किया है। इससे क्या होगा, क्लोरोफिल ए की जो क्वांटिटी है इसको ये मेजर कर पाएंगे और ये जो क्वांटिटी है ये इंडिकेट करेगी अबेंडेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इन बे ऑफ बंगाल इन रियल टाइम। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर रियल टाइम में कितने फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये बताया जा सकेगा इसके द्वारा। ठीक है, तो अभी इसी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स पे क्वेश्चन बनाया गया था। और यहां पे जो इनकोइस है वो क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या होता है? देखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स का जो बायोमास है ना, ये इसकी स्टडी करी जा सकती है अगर आप क्लोरोफिल ए की एनालिसिस कर लेते हैं। और डोमिनेंट पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्या होता है? एक डोमिनेंट पिगमेंट होता है जो कि फाइटोप्लैंक्टन सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल ए को अगर आप एनालाइज कर लेते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। चलिए, आर दे इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर्स जो कि ओशन के अंदर लाइफ को रेगुलेट करते हैं? तो यस, दे आर इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर्स, क्योंकि अगर ये अबंडेंस में पाए जाते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये समझ में आता है कि ओशन का जो इकोसिस्टम है वो काफी हेल्दी है। तो यस, दे आर द बायो इंडिकेटर्स। तो तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड, दे रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय एब्जॉर्बिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जो CO2 ह्यूमन इंड्यूस्ड होती है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद डेफिनेटली जो आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने में कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलती है। दे आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स। तो यस, वो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा किस तरीके से दिखते हैं और वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ही करेक्ट है। साइंटिस्ट जो है क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्लोरोफिल ए के इन द नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, क्योंकि क्लोरोफिल ए के ट्रेंड के बारे में आपको पता चल जाएगा तो बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। चलिए एक बार देख लीजिए फाइटोप्लैंक्टन कुछ किस तरीके से दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिडबी के बारे में बात करता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है सिडबी वाज सेटअप इन 1990। 1990 में स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक को डेवलप किया गया था। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो सिडबी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। इट एक्ट्स एज प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME। तो यहां पे इसका जो मेजर काम है, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक तो ये, और इसका मेजर काम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना, फाइनेंस करना, उसको डेवलप करना है। सोचिए। चलिए, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जो है उसको टेबल किया है पार्लियामेंट के अंदर। इट इज अ रिपोर्ट ऑन स्टार्टअप्स। यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 के अंदर लॉन्च करी थी, उससे कंसर्निंग एक रिपोर्ट जो है उसको टेबल किया गया है और तभी सिडबी का रोल जो था वो क्वेश्चन में आया है। सिडबी को 1990 में सेटअप किया गया था, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पे ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी होती है, इसके बारे में आपको जो बाइफर्केशन है कि डिस्क्रिमिनेशन की कौन सी स्टैट्यूटरी है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन वो पता होना चाहिए। एग्जाम में इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी जाती है। इट एक्ट्स एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। और MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने में, फाइनेंस करने में, डेवलप करने में इसका मुख्य रोल रहता है। साथ में कोऑर्डिनेशन के जो फंक्शंस होते हैं वो भी ये अच्छे से करता है। तो यहां पे पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, सेकंड हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है स्टार्टअप को लेके। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। यहाँ पे 28,000 प्लस स्टार्टअप्स जो है वो रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं और यहाँ पे ऑन एन एवरेज 12 जॉब्स क्रिएटेड पर स्टार्टअप, टोटलिंग 3,50,000 प्लस जॉब्स। तो यहाँ पे इन सब डेटा का आप यूज कर सकते हैं मेंस में अगर आपको आंसर लिखना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ वर्टिब्रेट। तो यहाँ पे कौन सा एनिमल ऐसा है जो कि वर्टिब्रेट कैटेगरी में नहीं आता है। तो क्या और साइटोलैगस है, फिश है, स्पैरो, एम्फीसियस। सोचिए। चलिए देखिए, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स वो होती हैं जिनकी बैकबोन्स होती है और जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। तो यहां पे पूछा गया कि नॉट अ वर्टिब्रेट मतलब जिसकी बैकबोन नहीं है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है इन 4 ऑप्शंस के अंदर से। यहां पे फिश और स्पैरो तो हैं, वो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहां पे वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट नहीं है वो पूछने का रीजन ये है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। कौन लेके आया था, मैंने आपको बताया था लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट।
इट वॉज रिलीज बाय वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसको लेके आया था। इसमें बताया गया है द पॉपुलेशन ऑफ वर्टिब्रेट स्पीसीज हैज लार्जली डिक्लाइन इन द पास्ट हाफ सेंचुरी। तो पिछले 50 सालों की बात करी जाए तो वर्टिब्रेट एनिमल जो है उनकी संख्या में काफी कमी आई है, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया। और यहां पे हमारा जो आंसर है वो है एम्फिशियस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसको दिखा देता हूं मैं एक बार फोटो में दिखता कैसे, और फिर हम कुछ और चीजें भी यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सो देयर इज नो बैकबोन। और इक्टोलैगस देख सकते हैं आप, यूरोपियन रैबिट जो इसका एक एग्जांपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अगेन इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर को लेकर, क्योंकि वही लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 को लेके आया था जिसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में काफी ज्यादा, इनको अच्छे से करके जाइएगा। पहली क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। WWF के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली कहती है इट इज द वर्ल्ड्स लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क्स इन मोर देन 100 कंट्रीज। 100 से ज्यादा कंट्रीज में काम करती है और एक लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया की। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1961, इसे 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था। इट्स हेडक्वार्टर इज एट ग्लांड, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। सोचिए, चलिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड के बारे में आपको बताऊं तो यस, ये एक लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में काम करती है। इनोवेशन सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है। ये किस चीज के लिए, कि कम्युनिटीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जहां पर वो जो ये वाइल्ड लाइफ है अपने प्लेसेस के अंदर जहां पे वो रहते हैं, तो उनको उन्हीं के अंदर इन सीटू तौर पे कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में काफी इनोवेटिव सॉल्यूशंस WWF के द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1961 में हुआ था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और हेडक्वार्टर भी पूछ ले जाते हैं स्टेटमेंट के अंदर, तो कहां पे है इसका हेडक्वार्टर, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाता है ए, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो कंसर्निंग स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एवरीडे बेसिस पे काफी सारे स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड आई होप कि आप इसके क्विजेस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि वो काफी जरूरी है। चाहे प्रीलिम्स 2020 देने जा रहे हैं या नेक्स्ट ईयर 2021 को देंगे, वीडियोस को अच्छे से वॉच करिएगा और उसके बाद अच्छे से क्विजेस को प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आपसे वहां पर गलत ना हो। चलिए, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो माउंट एवरेस्ट की बात करता है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाने का रीजन ये है क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज थी कि चाइना और नेपाल वो क्या कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की लेटेस्ट ऑफिशियल हाइट को मेजर करके यहां पर रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 2009 बोथ कंट्रीज अग्रीड कि वो रीमेजर करेंगे एलिवेशन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, मतलब माउंट एवरेस्ट की हाइट को दोबारा से मेजर करेंगे और जो न्यू फाइंडिंग्स हैं उसको अनाउंस करेंगे। दोबारा से इसके बारे में न्यूज थी तो इसी वजह से यहां पर क्वेश्चन बनाया गया। पहली स्टेटमेंट कहती है माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सागरमाथा इन नेपाल। नेपाल के अंदर कैसे सागरमाथा कहा जाता है, हो सकता है इट इज मोर देन 200 मीटर्स अबव द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। तो यहां पे जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का उससे 200 मीटर ये ज्यादा है। सोचिए, चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सागरमाथा इन नेपाल। तो यस, नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। माउंट एवरेस्ट का जो नाम था ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था। कॉलोनियल एरा जो था उसमें ये ज्योग्राफर हुआ करते थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, और ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके थे मिड 19th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। अब बात करते हैं कि क्या ये 200 मीटर ज्यादा ऊंचा है सेकंड हाईएस्ट माउंटेन से। तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है K2 माउंटेन और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और हमारे जो एवरेस्ट है इसकी 8848 मीटर। तो लगभग यस 200 मीटर ज्यादा हाइट है इसकी। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। K2 कहां लोकेट करता है, K2 POK मतलब इंडिया में लोकेट करता है। चलिए आंसर सी है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वेरियस पीक्स जो है वो दे रखी है। माउंट एवरेस्ट है, फिर माउंट K2 है, कंचनजंगा है, लॉत्से है, देन मकालू है। तो ये सारे आप नाम देख सकते हैं, और उससे भी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशंस एटलस के अंदर। तो एटलस के अंदर आप देख लीजिएगा इनकी लोकेशंस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले जो 3 है इनके बारे में तो अच्छे से आपको जानकारी होनी ही चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट एडजर्नमेंट मोशन। तो एडजर्नमेंट मोशन न्यूज में था, क्यों था वो भी देखेंगे। इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दिए और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो रिसेंटली एडजर्नमेंट मोशन नोटिस जो था वो मूव किया गया लोकसभा के अंदर ओवर द सर्वेलेंस ऑफ की इंडियन पर्सनैलिटीज बाय अ फर्म लिंक टू चाइनीज गवर्नमेंट। तो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ जो फर्म्स लिंक्ड हैं वहां से क्या हो रहा है, सर्वेलेंस हो रहा है वेरियस पर्सनैलिटीज के ऊपर, और इसी वजह से एडजर्नमेंट मोशन जो था इसे यहां पे लाया गया। पहली स्टेटमेंट कहती है एडजर्नमेंट मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा। एडजर्नमेंट मोशन जो होता है सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मे बी इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंश्योर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो एक तरीके से सेंश्योर के तौर पे लाया जाता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है। इट इज रिगार्डेड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस एज इट इंटरप्ट्स द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। तो इसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस माना जाता है क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस को इंटरप्ट कर देता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो एडजर्नमेंट मोशन की बात करें तो ये सिर्फ लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंश्योर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। तो इसका जो बेसिक नेचर होता है इट्स एन सेंश्योर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। यहां पे इसी वजह से राज्यसभा का कोई रोल नहीं रहता है, ये राज्यसभा के अंदर इसे परमिट नहीं किया जाता है। और यहां पे इवन इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए 50 मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत होती है। जब 50 मेंबर्स का सपोर्ट मिल जाता है तभी यहां पर एडजर्नमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। डिस्कशन जो किया जाता है इस मोशन के ऊपर वो एटलीस्ट 2.5 घंटे तक किया जाता है, इससे कम नहीं। सो इट कैन नॉट बी लेस देन 2 hours and 30 minutes, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस है जो नॉर्मल बिजनेस को इंटरप्ट कर देता है। तो बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा, डी होगा क्या? नहीं, आंसर क्या होगा हमारा ए, क्योंकि यहां पे इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हुआ क्या, रिसेंटली एडजर्नमेंट मोशन नोटिस जो है वो लोकसभा के अंदर मूव किया गया है। किस चीज के ऊपर? क्योंकि की इंडियन पर्सनैलिटीज के ऊपर सर्वेलेंस किया जा रहा है चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इंपैक्ट 2020 के बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंपैक्ट 2020 के बारे में करेक्ट है? ये कथन सही है। पहली कहती है स्टेटमेंट, इट्स ए यूनिक कॉन्फ्रेंस डिजाइन विद द मेडिकल रिसर्चर इन माइंड। तो एक यूनिक कॉन्फ्रेंस है जो किसके लिए डिजाइन करी गई है, वो मेडिकल रिसर्चर को ध्यान में रखकर डिजाइन करी गई है। सेकंड, इट विल बी फर्स्ट एवर कंप्लीटली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। ये अपने आप में पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस होगी जो पूरे तरीके से ऑनलाइन होगी। Third, it is being hosted by 3 armed forces medical college located in Pune. तो ये कौन होस्ट कर रहा है? It is being hosted by the armed forces medical college located in Pune. तो armed forces medical college जो कि पुणे में लोकेट करता है उसके द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। सोचिए। चलिए, तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज होस्ट कर रहा है इंपैक्ट 2020 को। एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कम वर्कशॉप है साइंटिफिक राइटिंग के ऊपर और साइंटिफिक रिव्यूइंग के ऊपर। तो यस, ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज इज ऑल सेट टू होस्ट दिस फर्स्ट एवर, जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रहेगी जिसका नाम दिया गया है इंपैक्ट 2020। ये अक्टूबर 16 से अक्टूबर 18 तक चलेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट एवर कंप्लीटली कॉन्फ्रेंस है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे यूनिक कॉन्फ्रेंस क्या मेडिकल रिसर्चर को ध्यान में रख के बनाई गई है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करते हुए आपको बता ही दिया। इट मे बी नोटेड दैट जो नई गाइडलाइंस होगी फॉर प्रमोशन ऑफ टीचर्स इन द मेडिकल प्रोफेशन, ये मैंडेट करती है कि पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स पीयर रिव्यूड इंडेक्स जर्नल के अंदर होने चाहिए। ये नई चीज डाली गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है इंपैक्ट 2020। हो सकता है ऑप्शन में दे दिया जाए कि इट्स एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सम नेबरिंग कंट्री, कोई आर्मी एक्सरसाइज है। नहीं, इंपैक्ट 2020 इज नॉट एन आर्मी एक्सरसाइज, इट इज द फर्स्ट एवर कंप्लीटली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो कि मेडिकल रिसर्चर को ध्यान में रख के बनाई गई है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो किसकी चेयरमैनशिप के अंदर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? तो क्या BN श्री कृष्णा के अंडर किया गया है, रणबीर सिंह के अंदर किया गया है, KV कामत या फिर TN मनोहरन? सोचिए। चलिए, तो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी जो है इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रणबीर सिंह एंड सेवरल अदर मेंबर्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, रणबीर सिंह की अध्यक्षता के अंदर इस कमेटी को फॉर्मुलेट किया गया है। कमेटी बनाने का रीजन क्या है? क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म। तो यहाँ पे IPC CRPC के अंदर जो अमेंडमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि ये काफी पुराने बने हुए हैं
इसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, उसके ऊपर यहाँ पे स्टडी करी जाएगी। अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वहां पर सिंगापुर के अगर एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसे चेंजेस करेगा, लेकिन उन चेंजेस को हुए भी अभी 15 साल हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे मालिमत कमेटी बनाई गई थी, बट उसका जो लैंडस्केप था वो थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर हम बेसिकली जो हमारा एरिया है सीआरपीसी का, आईपीसी का, जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म का मेजर एरिया है उस पर ही फोकस कर रहे हैं। आई होप आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छी रिकमेंडेशंस जो है कमेटी के द्वारा दी जाएगी और यहां पर उसे इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सिम्स इनिशिएटिव के बारे में बात करता है। पूछा गया सिम्स इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सी मिनिस्ट्री से सिम्स इनिशिएटिव जो है वो एसोसिएट करता है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सिम्स जो है इसकी फुल फॉर्म पता चलेगी तो आपको पता चल जाएगा मिनिस्ट्री कौन सी है। सो सिम्स स्टैंड्स फॉर स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो किससे एसोसिएट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से एसोसिएट करता है। जो स्टील मिनिस्ट्री है उसने काफी सारे इनिशिएटिव लिए क्योंकि हमारे पास एक नेशनल स्टील पॉलिसी है और इस नेशनल स्टील पॉलिसी के हिसाब से हम लोगों ने टारगेट बनाया है 300 MTPA क्रूड स्टील कैपेसिटी को लाने का 2030 तक। तो 2030-31 तक ये कैपेसिटी जो है इसको अचीव करने का टारगेट रखा गया है और इसी को अचीव करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और जो सिम्स इनिशिएटिव है दैट इज स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये भी इसी के अंतर्गत लाया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा सिम्स इनिशिएटिव के बारे में। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम 2 मिनट के अंदर इसे रिवाइज करेंगे। रिवीजन को मिस नहीं करना है आपको और उसके बाद हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे और विनर ऑफ द डे देखेंगे। चलिए शुरुआत करी थी अब्राहम अकॉर्ड से। तो अरब इजरायली पीस डील है, 26 सालों में हुई है ये। और अगर इजिप्ट की बात करें, इजराइल के साथ पहला अरब स्टेट था जिसने पीस डील साइन करी थी 1989 के अंदर, 1979 में। जॉर्डन ने 1994 के अंदर इसको ज्वाइन किया था। अब्राहम अकॉर्ड के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड है उनके लिए बेसिकली जो हिस्टोरिक साइट्स इजराइल के अंदर है, जिसमें अल अक्सा मॉस्क भी आती है जेरूसलम के अंदर, 3rd होलीस्ट साइट इन इस्लाम है, और वहां पर जाने की भी एक तरीके से जो परमिशन है पीसफुल प्रे करने की वो मिल जाएगी। इसके बाद हो सकता है आगे आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज के बीच में, अरब नेशंस के बीच में, इजराइल के बीच में पीस जो है वो एस्टैब्लिश हो जाए। देन फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में देखा था। माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो कि वाटर बॉडीज में मिलते हैं। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम ह्यूमंस फैलाते हैं वहां पर ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं। दे ऑल्सो सर्व एज बायो इंडिकेटर्स जो कि ओशन के अंदर जो लाइफ होती है उसे रेगुलेट करते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है उसको एनालाइज करके हम फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास का पता लगा सकते हैं। इनकोइस जो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, उसने अभी एक ऐसी टेक्निक जो है वो निकाली है बे ऑफ बंगाल के अंदर रियल टाइम में फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या के बारे में बताने के लिए। फिर हमने डिस्कस किया था सिडबी के बारे में। सिडबी जो है 1990 में आया था। इट्स एन बॉडी विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने में, फाइनेंस करने में, डेवलप करने में इसका खास तौर पे रोल रहता है। ये जो स्लाइड थी 3rd लार्जेस्ट 28,000 स्टार्टअप्स, कितनी जॉब्स क्रिएट करी जा रही हैं, मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं इसको भी। फिर हमने वर्टिब्रेट के बारे में देखा था। तो यहाँ पर जो एम्फिशियस है उसका नाम बताया था। वर्टिब्रेट क्या होते हैं, यहाँ हमने नोट वर्टिब्रेट बताया था। वर्टिब्रेट होते हैं जिसके जो बैकबोन्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स जिसको कहते हैं। रिसेंटली जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट थी इसमें बताया गया था कि पॉपुलेशन ऑफ वर्टिब्रेट जो है वो लार्जली डिक्लाइन हुई है पिछले 50 सालों की बात करी जाए तो। ये हमने यहाँ पे वेरियस एक और साइटोलैगस भी देखा था। देन हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर के बारे में देखा था, 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था। मोर देन 100 कंट्रीज जो है इसके साथ जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर है। इनोवेटिव सॉल्यूशन देने के लिए जाना जाता है अगर हम कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने की, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो। इसके बाद हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 6 को लेके हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में माउंट एवरेस्ट के बारे में देखा था। नेपाल और चाइना जो है दोबारा से मेजर कर रहे हैं इसकी हाइट को और आगे आने वाले टाइम में डेटा दे सकते हैं इसको लेकर। सागरमाथा कहा जाता है इसे, नेपाल के अंदर 200 मीटर ज्यादा ऊंचाई है इसकी कंपेयर टू द सेकंड हाईएस्ट पीक जो कि K2 है, जो कि POK दैट इज इंडिया के अंदर लोकेट करती है। ध्यान रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स आपको दे रखी है। फिर हमने नेक्स्ट देखा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एडजर्नमेंट मोशन के बारे में। एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए नोटिस दिया गया है क्योंकि की इंडियन पर्सनैलिटीज को सर्वेलेंस पे रखा गया है बाय चाइनीज गवर्नमेंट। इसको लेकर एडजर्नमेंट मोशन लाने की बात करी जा रही है। कहां लाया जा सकता है, लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है, राज्यसभा का रोल नहीं रहता है। 50 मेंबर को सपोर्ट करना होता है इसको लाने के लिए एंड इट इज अ सेंश्योर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक तरीके से ऑर्डिनरी जो बिजनेस होता है वो इंटरप्ट होता है, इट इज रिगार्डेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। ध्यान रखिएगा डिस्कशन इसके ऊपर होता है और 2.5 घंटे से कम नहीं हो सकता, 2.5 घंटे से ज्यादा ही इसके ऊपर डिस्कशन चलता है।
फिर हमने डिस्कशन किया था इम्पैक्ट 2020 के बारे में। कोई आर्मी रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं है, रादर इट इज एन आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज लोकेट जो पुणे में करता है, उसके द्वारा चलाया गया फर्स्ट एवर कंप्लीटली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है मेडिकल रिसर्चर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी के बारे में था, तो यहाँ पे रणबीर सिंह इसको हेड करेंगे। जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, काफी पुराने हो चुके हैं, इनके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स की जरूरत है इसको देखा जाएगा। रिसेंटली कहा जा रहा है, वैसे तो रिसेंटली नहीं कहना चाहिए इसे, बट अराउंड 15 साल पहले स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड ने अपने जो उनके लॉज थे, क्रिमिनल लॉज, उनको यहाँ पर रिफॉर्म किया था और अब हमारी बारी, हमें इस चीज को कर लेना चाहिए। काफी टाइम से ये पेंडिंग पड़ा है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था सिम्स के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से रिलेट करता है ये, और इसकी फुल फॉर्म है स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। नेशनल स्टील पॉलिसी में जो हमारे एजेंडाज रखे गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, उनको अचीव करने में ये हेल्प करेगा हमारा सिम्स इनिशिएटिव। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिख दीजिएगा, कम भी मार्क्स हैं तब भी लिख दीजिएगा, रिवाइज करके इस मार्क्स को अपना इंप्रूव कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को एडिट कर दीजिएगा। चलिए, प्रीलिम्स के लिए जो आपको आंसर करना है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिनल बिल हमने कल पढ़ा था, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं ये आपको बताना है। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर जो है वो मुकुल प्रसाद ने दिया। मुकुल, आप हमें netmockprep@gmail.com पे मेल करके बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। 6 या 6 से ज्यादा स्कोर किया देन यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर स्कोर किया तो दोबारा से अटेम्प्ट करिएगा और जितना भी स्कोर किया है उसे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर एडिट कर लीजिएगा। नाउ 6 से ज्यादा स्कोर किया है तो बहुत अच्छी बात है, मींस तैयारी जो है अच्छी चल रही है, लेकिन यहां पर भी 24 आवर्स में एक बार रिवाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके बाद 24 आवर्स के बाद जो आपको रिवाइज करना होता है 1 वीक में एक बार करना होता है और फिर 1 मंथ में एक बार करना होता है। इस तरीके से जो आप रिपीटेडली रिविजन करते रहते हैं, एग्जाम आने तक चीजों को भूलते नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें साइकोलॉजिकली बताया था कि साइकोलॉजिकल स्टडीज क्या कहती है कि किस किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, उस तरीके से रिवीजन करते हैं, उसी शेड्यूल के अंदर रिवीजन करते हैं तो चीजें कभी नहीं भूलते हैं, उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जो पीडीएफ है इस लेक्चर की वो भी आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।